हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आयश्रेया। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। ये मेरा वो वीडियो है जो मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड देखा था, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो किस तरीके से एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, किस तरीके से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन होता है, वो हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और मैं आई बटन भी डाल दूँगी, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आज की जो हमारी पार्ट 2 है उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ऊपर से नीचे एलिमेंट्स बढ़ते हैं, तो उनके प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस आते हैं ये हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है जब हम ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। मतलब लास्ट सेल में प्रेजेंट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम, मैं यहाँ पे 3-4 एलिमेंट्स लिख दे रही हूँ जिनको एग्जाम्पल में रख के मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लोगों को समझा दूँगी। जैसे अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो इसको ही माइंड में रख के हम समझ लेते हैं बातें कि क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसके कॉन्फ़िगरेशन में हमें 1 मिलेगा, K1। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा K2 और L1। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा K2 L8 M1। ठीक है, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में हमें मिलेगा K2 L8 M8 N1। तो देखो कॉमन चीज़ क्या है कि जो वैलेंस सेल है, चाहे K हो, चाहे L हो, चाहे M हो और चाहे N हो, जो वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम मोशन करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो देयर विल बी नो चेंज इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी टॉप मोस्ट एलिमेंट का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, डाउन में बॉटम में जो एलिमेंट आएगा उसका भी उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। देयर विल बी नो चेंज। ओके, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव टू बी डोनेटेड और हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द एलिमेंट टू बी स्टेबल। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है डोनेशन के लिए या फिर एक्सेप्टेंस के लिए, वही वैलेंसी होती है। अब देखो भाई, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं हुआ तो चाहे हम टॉप के एलिमेंट की बात करें चाहे हम बॉटम के एलिमेंट की बात करें, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पोटेशियम को भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होगी और पोटेशियम की भी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। सो इन वैलेंसी देयर विल बी नो चेंज। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चेंज नहीं हो रहा है तो वैलेंसी में भी ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, नाउ कम टू द एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ इज़ व्हाट? मैंने आप लोगों को कल बताया था, यानी मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है? एटॉमिक साइज़ होती है। यानी वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस एटॉमिक साइज़ कहलाती है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, हर एक जैसे जैसे हम नीचे ग्रुप में नीचे आते चले जा रहे हैं वैसे वैसे एक एक जो सेल है वो बढ़ता चला जा रहा है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 सेल है, लिथियम के पास 2 सेल है, सोडियम के पास 3 सेल हो गया, पोटेशियम के पास 4 सेल हो गया। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, सेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो सेल्स इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से वैलेंस सेल की दूरी भी तो इंक्रीज़ करेगी। तो जैसे जैसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम इन अ ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज़ क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेज, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे शेल्स, नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस में और वैलेंस सेल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी यानी कि द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स
टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। जो मेटल जितना ज़्यादा तेज़ी से अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा लेता है, वो उतना ज़्यादा मेटालिक होता है। यहाँ हम सिर्फ बात मेटल की कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो टॉप टू बॉटम क्या होता है, मैं इससे ही आप लोगों को समझा देती हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक सेल है, सोडियम के पास लिथियम के पास 2 सेल है, सोडियम के पास 3 सेल है और पोटेशियम के पास 4 सेल है। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। 4 सेल है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाइड्रोजन की कम होगी, पोटेशियम की ज़्यादा होगी। कंपैरिजन की बात कर रही हूँ, पोटेशियम के और पोटेशियम के वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगी, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में कम डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये एक सेल ही है और ये 4 सेल्स हैं। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस और निगेटिव चार्ज्ड सेल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया रहता है, वो कब ज़्यादा होगा, जब न्यूक्लियस और शेल के बीच में डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ज़्यादा क्लोजनेस रहेगी, ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगी। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था। अब जैसे जैसे क्लोजनेस कम होती जा रही है, यानी जैसे जैसे न्यूक्लियस और वैलेंस सेल की दूरी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो लूज़ होता चला जा रहा है। तो पोटेशियम को क्या होगा, अपने वैलेंस सेल से इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में और पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करने में ज़्यादा आसानी होगी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में है, ठीक है। तो इन्हें लूज़ करने में आसानी होगी इन कंपैरिजन टू दिस। और अगर पोटेशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा तेज़ी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है तो पोटेशियम विल बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? पोटेशियम होगा। क्यों भाई? क्योंकि उसने तो ज़्यादा तेज़ी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया ना। उसके पास उसके जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस चाह के भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और नहीं रोक पाएगा तो क्या होगा? पोटेशियम अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। और जब पोटेशियम अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जितना ज़्यादा तेज़ी से लूज़ करेगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा, किसी दूसरे और एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन कर लेगा, उतना ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन कर लेगा और ये हो जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इसी वजह से मेटालिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, ऑन टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है। क्या करती है? मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। देखो मेटालिक प्रॉपर्टी की बात हमने सिर्फ मेटल्स के लिए की थी, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी की बात मेटल्स के लिए भी होती है और नॉन मेटल्स के लिए भी होती है। आई थिंक मेटल वाली चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि टॉप टू बॉटम जब हम डाउनवर्ड बढ़ते हैं तो क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है। अब अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो कि कैसे मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ की, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, टॉप टू बॉटम दूरी बढ़ जाती है न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में और आसान हो जाता है वैलेंस सेल को अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। जितना ज़्यादा तेज़ी से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उतना ज़्यादा वो मेटालिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ केमिकल रिएक्टिविटी में अगर हम टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स की बात करें, जो सब मेटल्स हैं ऊपर से नीचे तक, तो वो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, ऊपर से नीचे आने में इंक्रीज़ करेगी। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स का क्या होगा ऊपर से नीचे आने पे? देखो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हो रहा है। ऊपर से नीचे आने पे सेल्स इंक्रीज़ करेंगे और वैलेंस सेल और हमारे न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा, कोई भी एलिमेंट नॉन मेटल का केमिकल रिएक्टिविटी कैसे शो करता है, जब कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो बात होती है, कोई भी नॉन मेटल जितना ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऊपर निगेटिव चार्ज लगा लेगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, वो उतनी ज़्यादा उसकी टेंडेंसी हो जाएगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गेन करने की, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जब न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगता है तो वैलेंस सेल के लिए ये मुश्किल होता चला जाता है कि वो अपने पास कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती, ठीक है। और जितनी कम डिस्टेंस होती है वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में, उतना वैलेंस सेल के लिए आसानी होता है कहीं और से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने पास ले आने की।
तो कम डिस्टेंस अगर रहता है तो वैलेंस सेल आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बना लेता है और केमिकल रिएक्टिविटी उतनी अच्छे से शो कर लेता है। लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं रह जाती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाए। जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाता तो नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। जब नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता तो केमिकल रिएक्टिविटी होने में मुश्किल होती। ठीक है, तो ऑन टॉप टू बॉटम जब हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। यानी टॉप अप साइड वाला जो नॉन मेटल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू डाउन साइड वाला, और अप साइड वाला जो मेटल होगा वो कम रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू डाउन साइड वाले एटम। ठीक है, मेटल। ठीक है, तो मेटल के लिए केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में, और नॉन मेटल के लिए केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती है जब हम आते हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप में। अब लास्ट है हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड भैया मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में मेटल है और टॉप मोस्ट राइट साइड वाले एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में क्या है, नॉन मेटल है। मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे मेटल नॉन मेटल नहीं बन जाता और नॉन मेटल मेटल नहीं बन जाता, मेटल मेटल ही रहता है, नॉन मेटल ही रहता है। तो ऊपर से नीचे आने पे जो ऊपर भी बेसिक ऑक्साइड होगा और नीचे भी बेसिक ऑक्साइड होगा अगर इधर सारे मेटल्स हैं तो, और अगर नॉन मेटल है तो ऊपर भी एसिडिक ऑक्साइड होगा और नीचे भी एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो देयर विल बी नो चेंज व्हेन वी कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमने 5 चीज़ें पढ़ी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्टिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं होता, ऊपर से नीचे आने पे सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में चेंज नहीं होता इसलिए वैलेंसी में भी कोई चेंज नहीं होता। अगर ऊपर वैलेंसी 1 है तो नीचे भी वैलेंसी 1 ही होगी। एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता है क्योंकि टॉप टू बॉटम आने में सेल्स बढ़ने लगते हैं और सेल्स बढ़ने की वजह से डिस्टेंस बढ़ने लगती है न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में, और जितनी डिस्टेंस बढ़ती है उतना एटॉमिक साइज बढ़ता है। मेटेलिक प्रॉपर्टी, ऊपर से नीचे आने पे क्योंकि वैलेंस सेल और न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ने लगती है इसलिए वैलेंस सेल को आसानी हो जाती है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। जितना ज़्यादा तेज़ी से वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उतना ज़्यादा मेटालिक होता चला जाता है। तो डाउनवर्ड वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो ज़्यादा मेटालिक होंगे इन कंपैरिजन टू द अपवर्ड एलिमेंट्स। केमिकल रिएक्टिविटी, मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है क्योंकि डाउनवर्ड आने में आसानी हो जाती है रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बनाने की। लेकिन जब हम नॉन मेटल की बात कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डाउनवर्ड आने पे डिक्रीज़ करती है। यानी जैसे जैसे एलिमेंट्स नीचे आते चले जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस सेल, इसलिए ये केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज़ करता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो देयर विल बी नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बिकॉज टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स मेटल्स, टॉप मोस्ट राइट साइड वाले एलिमेंट्स नॉन मेटल्स, ऊपर से नीचे मेटल मेटल रहता है, नॉन मेटल रहता है। तो मेटल बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।